वेलकम फ्रेंड्स इन द थर्ड सेशन। तीसरे सेशन में जो प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग है उसके तीसरे सेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। एक दो लोग फीडबैक दिए हैं अभी सेकंड सेशन में, जैसा मैंने कहा भी था। और मनोज सर का हम लोगों ने फीडबैक दिया है, कुछ लोगों ने दिया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया है। हमारी बातों को सुनते हैं। हम लोग के बीच में थर्ड सेशन में नवीन कुमार पासवान जी आ चुके हैं। इनके साथ कई सारी मजबूरियां थी, फिर भी वो आप लोग को सिखाने के पर्पज से, कुछ बताने के पर्पज से, आप लोग जज्बा को देखते हुए हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज यहीं आके बताइए, ताकि कभी कोई साउंड का, कोई नेटवर्क का, कोई वीडियो का किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। कुछ टेक्निकल इशू आएगा तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और शेयरिंग वगैरह भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना था, स्पेशली बुलाया गया है। तो मजबूरियों को दरकिनार करते हुए आपके बीच में आए हुए हैं। सर अभी बुक्स कीपिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आप लोग का ज्यादा समय लेंगे। 20 लोग अभी तक प्रेजेंट में हैं। थर्ड सेशन में संख्या घट जाती है थोड़ी सी, तो फिर अब इंतजार नहीं करेंगे सर का, क्योंकि सर को भी निकलना भी है, इसलिए सर को ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत समय निकाला। आप इसके बाद लोगों को बताने के लिए कि हमारे जो अपने जूनियर्स लोग हैं, हमारे अपने छोटे भाई हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर पाए, उनको कुछ बता पाए, सिखा पाए, इसके लिए आपके बीच में उपस्थित है। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज सर कंटिन्यू सेशन, थर्ड सेशन प्लीज। हाँ बिल्कुल, आवाज आएगी। हेलो, हाँ रिप्लाई सर, आप सब लोग रिप्लाई कीजिए। सुन रहे हैं? हाँ सर सुन रहे हैं सर। ठीक, बातचीत होते रहेगी तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, है ना? एक दूसरे से समझने में, समझाने में, है ना? तो हेलो, थोड़ा सा आवाज आता है। जी सर। अजय चौहान जी म्यूट करिए अपने आप को। थोड़ा सा शांति रहेगा। सब लोग से रिक्वेस्ट है कि म्यूट करके रखिए। अजय चौहान जी आपका माइक ओपन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। ठीक, अच्छा, एक चीज ये जानना चाहते हैं कि बुक कीपिंग में परेशानी कहाँ कहाँ आती है? पहले आप लोग अभी बुक कीपिंग में अभी जो पहले क्लास हुआ था, हाँ। क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर उसके अनुसार सर बताएंगे तो थोड़ा आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी कोई सर आते हैं, अगर वो टॉपिक पहले डिस्कस हो चुका है, तो अगर सर को पहले से बता दें तो थोड़ा सा उनके लिए आसान रहेगा कि अच्छा ये चीज को बताना है। क्या क्या बताइए, बता चुके हैं सर पहले? पहले बुक कीपिंग की क्लास हुआ है ना, क्या क्या बताया गया है आपको? तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन हो गया, स्टेटमेंट और डबल एंट्री सिस्टम वगैरह सब हो गया। तो सारी चीज आ गई ना, तो ये आप जनरल एंट्री भी हो गई। हाँ ये भी बताए, जनरल एंट्री, बैलेंस वाला बताए हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन बताए होंगे, है ना? और जी सबसे जो जरूरी चीज होता है, क्या उसको आप आसानी से बना पाते हैं? या मान लिया जाए कि सबसे शुरुआत तो होती है जनरल एंट्री की, तो वो आप सही से कर पाते हैं? क्योंकि उसी के बेस पर आगे सारा कुछ है। आप सही सही बताइएगा तो ना, फिर है जो कि उसको फिर क्लियर करेंगे। बता देना और आप समझेंगे नहीं तो उसका कोई लाभ नहीं है। समझना ज्यादा जरूरी है। बताओ सुधांशु। जैसे ठीक है, हम थोड़ा सा एक चीज जानना चाहते हैं। एक चीज बताइए आप, हम एक है जो कि लेन देन है, ठीक है, उस लेन देन को हम बोलते हैं, आपको उसमें सिर्फ बताना होगा कि वो कौन सा खाता है, उससे जो रिलेटेड खाता कौन कौन सा है। पहला जो है, रंजन से उधार माल खरीदा, तो आप हमको ये बताएं कि इसमें संबंधित खाता कौन कौन सा है? सर रंजन खाता और माल खाता। क्या बोले? रंजन खाता और माल खाता। ठीक है, तो माल खाता अब इसका डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? सिर्फ एक आदमी जवाब दिए। माल खाता डेबिट।
माल खाता इसका सही है, और रंजन ठीक। खाता क्रेडिट होगा। क्रेडिट हो जाएगा, उसका अगेंस्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए कहने का ये चीज है कि यदि आप देखिए, ये तो बहुत सिंपल अथी था, लेन देन था, है ना, और इससे आगे भी आ जाएगी तो वो थोड़ा सा जटिल भी रहे, तो उसको हम आसानी से कैसे है जो कि निकाल पाए, कैसे उसको हम खाता को पहचान पाए। जब खाता का पहचान कर लेंगे तब हमको उसको जो नियम दिया गया उसके नियम के अनुसार हम है जो कि उसका डेबिट और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और यदि ये चीज हो जाती है सही से, तो आप इसी के आधार पर है जो कि ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, फिर आगे जा करके फाइनल अकाउंट भी बनाएंगे। मगर ये बहुत जरूरी है कि हम इसकी पहचान कैसे करें। तो थोड़ा सा इसको एक बार और है जो कि हम अति, चूंकि इसमें है नहीं ज्यादा बहुत कुछ, जो आपका परीक्षा से रिलेटेड है वो 4-5 चैप्टर का ही चीज है। तो 4-5 चैप्टर में जो जो लगभग है जो कि आपको वो सब बता ही दिए हैं। आपको जनरल एंट्री है जो कि थोड़ा सा हम इस पर फिर से अति करना चाह रहे हैं कि आपका इस पर पहचान होना बहुत जरूरी है। जी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा तो दूर हो जाएगा। हाँ, इसमें कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा यदि इसको आप पेज भी दिए हैं आपको ये 7-8 को, इसको बढ़िया से यदि समझिएगा, पहले हम समझा भी देते हैं तो आपको बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि पहचान जैसी आप करिएगा तो उसी तरह से है जो कि उसका डेबिट क्रेडिट सही हो जाएगा। अब उसके बाद आगे उसका जो भी होता है प्रोसेस वो भी बहुत आसानी से होते चली जाएगी। अब यहीं पर यदि दिक्कत होगा तो सब जगह आप रुक जाएंगे, है कि नहीं। तो हम ये शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको खाता का पहचान करना है। खाता का क्या आशय है, ये जो आपका दिया है 8 पेज उसमें भी मिले। अब उसको और हम क्लियर थोड़ा सा करा देते हैं। तो आपको कैसे कैसे क्या करना है आगे, वो इसमें एक थोड़ा सा ऊपर में हम लिख दिया है, उसी के अनुसार आपको है जो कि तैयारी करनी है। मेन चीज, अब ये थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, 3 दिन की क्लास है, 3 दिन क्लास में हम आपको संक्षिप्त है जो कि एक मार्गदर्शन ही कर सकते हैं कि कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। अब है जो कि सबसे पहले हम समझते हैं कि खाता होता क्या है ना, इसका आशय क्या होता है। देखिए, ऐसे तो जो अथी में लिखा हो रहा था किताबी भाषा में, किताबी भाषा को भी हम लोग है जो कि तोड़ करके समझें। जैसे ये लिख रहा है कि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा वस्तु से संबंध रखने वाली सभी प्रकार के व्यवसायिक लेन देनों को एक ही स्थान पर उसके संक्षिप्त ब्यौरों के साथ व्यवस्थित ढंग से उसका अभिलेखन रखना ही खाता कहलाता है। ये सही है। अब है जो कि इसको तो आसानी से हम समझ गए कि व्यक्ति हो, संस्था हो, वस्तु हो, उससे जो व्यवसायिक लेन देन होता है उसी लेन देनों को हम एक ही स्थानों पर उसके संक्षिप्त ब्यौरों के साथ उसका अभिलेखन करते हैं। फिर अब आगे देखिए कि जितने भी तरह के खाता बनेंगे, व्यापार से संबंधित जितना भी खाता होंगे, और वो सभी खाता अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे आप आगे देखेंगे कि बहुत सारे खाते आए और वो सभी खाते हैं जो कि अलग अलग बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत तरह के लेन देन होते हैं व्यापार के अंदर। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको कोई राम का खाता है और उससे संबंधित है जो कि बहुत सारा लेन देन हुआ है उस अवधि में, तो उसका सारा खाता है जो कि राम के ही खाता में लेन देन लिखा जाए। अब रोकड़ खाता रहेगा तो रोकड़ खाता का है जो कि खातों में लेन देन को लिखा जाएगा। इस तरह से खाता लिखा जाता है। अब अकाउंट का संक्षिप्त रूप A/C लिखा जाता है, जानते ही, छोटी सी चीज है। आप देखेंगे कि बैंक के अंदर भी है जो कि बैंक में भी खाते खोले जाते हैं, तो वहां है जो कि 3 तरह के खाते खोले जाते हैं। आप नाम बताएंगे, जानते ही होंगे। आपको है जो कि जैसे कि वहां है जो कि खोला जाता है आपका सेविंग अकाउंट, और क्या बोलते हैं करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। तो ये तीनों तरह के खाते वहां खोले जाते हैं। अब है जो खाता में हम आ जाते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में आप देखेंगे कि बाएं तरफ है जो कि डेबिट साइड होता है, दाहिने तरफ उसका क्रेडिट साइड होता है। तो बाएं तरफ है जो कि जो भाग होती है वहां जो डेबिट होता है वो लिखी जाती है, उसके पार्टिकुलर क्या विवरण देते हुए उसका अमाउंट वगैरह, डेट वगैरह, ये सब जानते हैं। अब आते हैं मेन चीज पर। यहाँ पर हम है जो कि इसका क्लासिफिकेशन किया है ये खातों।
अब देखिए कि खाता का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है मॉडर्न। तो हम अभी देखेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, उसी को डिटेल में लेकर के चलेंगे, क्योंकि मॉडर्न से है जो कि ज्यादा रिलेटेड नहीं रहेगा, आपका रहेगा ट्रेडिशनल का ही। तो ट्रेडिशनल को भी हम तीन भागों में बांट कर करके पढ़ते हैं। तीन भागों में जो बांटा गया है, पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये लगभग ये जो कि पढ़े हुए होंगे, हर समय जो कि ये चीज आपके सामने आती होगी, है ना। मगर इसका और क्लियर करने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें रियल अकाउंट और है जो कि नॉमिनल अकाउंट, ये दोनों को आपको है जो कि इम्पर्सनल अकाउंट भी कहा जाता है, यानी अव्यक्तिगत खाता। अब देखिए कि व्यक्तिगत खाता क्या होता है। व्यक्तिगत खाता का मतलब यही है कि यदि व्यक्ति हो या व्यक्ति फर्म हो या निगम को हो या संस्था हो, बैंक हो, कंपनियां हो आदि, ये सभी है जो कि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे कि आपका संजीव का खाता, यहाँ नाम आ रहा है ना, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। इसी तरह से दास एंड ब्रदर्स का खाता, यहाँ भी एक नाम चल रही है दास एंड ब्रदर का। ये इसको आसान है पहचान करना। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आगे चल करके नाम नहीं मिलेगा, इस कुछ और है जो कि तरह के खाते आने लगेंगे। जैसे कि आपका आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने लगता है। हम उस सबको दूर करेंगे। तो नाम वाला तो आप आसानी से समझ जाते हैं। अब इसको आगे हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तीन तरह से। ये पर्सनल अकाउंट को भी हम तीन तरह से है जो कि क्लासिफिकेशन किया गया है। वो तीन तरह में पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी इसका जो अथी है, ये जो लिखा हुआ उसी से निकल जाता है नेचुरल। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ये ऐसे खाते होते हैं जो मानवीय व्यवहारों से संबंधित है। मानवीय, ये ध्यान रखिएगा, नोट रखिए। जैसे अब मानवीय व्यवहार से संबंधित है कि मानव का ही है जो कि व्यवहार यहाँ पर होगा। यहाँ पर नाम आएगा मनुष्य, राम का खाता है, सीता का खाता है, नीरज का खाता है, ये सब है जो कि आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा जो पर्सनल अकाउंट होता है वो होता है आर्टिफिशियल, यानी कि कृत्रिम बनावटी पर्सनल अकाउंट। तो ये कैसे होते हैं, अब इसमें कैसे कैसे खाते आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सुनिएगा। ये आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है। जैसे कि आपका बैंक खाता, ये आर्टिफिशियल है। बैंक अधिविकर्ष खाता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अब ये बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है वो क्या होता है। थोड़ा सा ये एक अकाउंट का भी लेकर के चलेंगे, समय निकल जाए। हेलो, जी सर। हाँ आप बताइएगा। देखिए जो अभी बताए, ये समझ रहे हैं बात को हमारी। जी, बैंक ओवरड्राफ्ट जी है, होता है जो बैंक जो है इसकी जमा पूंजी से अधिक रकम निकालने की छूट देता है अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है, सही बात है। अब इसी तरह से आता है पार्टनर्स अकाउंट, ये भी आता है कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर आता है डेबिटर्स अकाउंट, यानी कि देनदार है, व्यापार को कहां से आना है, कौन देना है ना। ये आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से क्रेडिटर्स अकाउंट का भी आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जहां पर आपको लगेगा कि इस एंट्री या खाता को नहीं समझ पा रहे हैं, टोकिएगा। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा जो पर्सनल अकाउंट होता है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी रिप्रेजेंट करना। अब इसमें खाते के जैसे है जो कि आप नाम आएगा सामने, तो आपको है जो कि ये समझ में आने लगे कि ये रिप्रेजेंट किस तरह से करता है। जैसे कि इसका थोड़ा सा परिभाषा भी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का, कि जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो वह खाता रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए,
कैपिटल अकाउंट है। अब कैपिटल अकाउंट है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि इसमें कोई एक व्यक्ति भी व्यापार प्रारंभ करता है, वो पूंजी लगा के करता है, और वो जो पूंजी उसमें डालता है वो कैपिटल अकाउंट में ही आती है। या एक से अधिक व्यक्ति भी है जो इसमें शामिल है बिजनेस में, व्यापार में, तो उसका भी ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब इसी तरह से आ गया ड्राइंग अकाउंट, ये भी आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अब ये क्यों? इसलिए कि ड्राइंग करेगा तो एक भी व्यक्ति कर सकता है। जब बिजनेस में है तो ऑफिस यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करता है तो एक व्यक्ति भी कर सकता है, या उसके साथ पार्टनर है वो भी कर सकता है। यहाँ भी ड्राइंग अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आउटस्टैंडिंग बेज अकाउंट, ये भी होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसमें ये बताइए कि देखिए कि आउटस्टैंडिंग बेज अकाउंट है जो कि क्या होता है, ये थोड़ा सा कोई आदमी बता सकते हैं? हेलो, आप लोग कुछ बोलेंगे तब थोड़ा सा लगेगा, बताइए। नहीं समझ में आता तो इसको हम बता देते हैं। आउटस्टैंडिंग वेज अकाउंट, ये भी जो हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। हाँ बताइए बताइए बताइए। जो हम लोग को चुकाना रहता है कोई भी खर्च। देखिए इसको ऐसे समझिए कि ये जो होता है आउटस्टैंडिंग मजदूरी, मजदूरी का अर्थ है कि जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं उसके अंदर, अब उसका पिछले अवधि का कोई बकाया पड़ा हुआ है, पिछले अवधि में उसको मिल जाना चाहिए था, और ये जब इस अवधि का जो अकाउंट बनाया जा रहा है उसमें है जो कि वो पीछे के बकाया को लेकर के आता है। ये सब आ जाते हैं आपको पर्सनल अकाउंट में। हम तो ब्रेक कर करके सबको अथी कर करके बता रहे हैं ताकि आपको सब अकाउंट के बारे में समझ में आ जाए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करके। मगर आपको यहाँ पर जब मेन बुक में जाएंगे तो आपको है जो कि सिर्फ है जो कि लिखा रहेगा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में एक इमेजन दिमाग में बना रहेगा कि नाम जो आएगा वो इसी को आप समझिएगा, बाकी दूसरा चीज आने लगती है तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता होता है ना। इसलिए इसको हम सबको क्लासिफाइड करते हुए बता रहे हैं कि ताकि समझ में आसानी से आ जाए ये चीज को। तो आउटस्टैंडिंग बेज वही होता है जो पीछे का मजदूरी जो देना था उसको नहीं दिया गया है, उसको इस वर्ष में यानी चालू वर्ष में लाया गया है, जहां जब उसका लेखांकन हो रहा है तो उसे कहते हैं। इसी तरह से है जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी होता है, ये भी होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये भी उसी तरह से हो गया जिस तरह से वेज हुआ है, यहाँ कर्मचारियों का सैलरी है जो पिछले अवधि का है जिसको अभी दिया नहीं गया है और इस अवधि में उसको लाया गया है, लिखा गया है। अब है जो कि प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इसको कैसे समझते हैं प्रीपेड? एडवांस में ही दे दिया जाता है सर, हाँ मतलब ये भी अगले ठीक है। का भी कर दिया गया। देखिए ये पूर्व दत्त, इसका अर्थ ही बता रहा है यही, पहले का जो ब्याज है उसको देना है अगले अगले अवधि की ब्याज है, और इसी अवधि में है जो कि उसको दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट उसके लिए बनाया गया है। उसी तरह से पूर्व दत्त ब्याज, ये भी सेम उसी तरह से है, ये अगले अवधि की है जो कि एक्सपेंसेस है। अब उसको इस साल है जो कि इस अवधि में है जो कि लाया गया है, लिखा गया है। उसी तरह से एक है जो कि उपार्जित आय खाता, एक इनकम अकाउंट्स, ये सब जो बोल रहे हैं अभी ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, एक इनकम अकाउंट्स में उपार्जित आय खाता जी बोलते हैं उसको। देखिए ये आय तो इसमें ये होता है कि ये इस तरह के आय होता है, इनकम होता है कि यह उत्पन्न तो हो गया है व्यापार के लिए, व्यापार में उत्पन्न हो गया है मगर इसको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, व्यापार में ये प्राप्त नहीं हुआ, उत्पन्न हो चुका है मगर अभी व्यापार को मिला नहीं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा इनकम अकाउंट्स, यानी उपार्जित आय खाता। ठीक है, अब
आगे देखिए, ये सारे अभी जो हम जितना भी बोल रहे हैं सब ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है, ये सब सब रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से है जो कि आपका अनुपार्जित आय खाता, अनएकर्ड इनकम अकाउंट, ये क्या होता है? अब ये जो ये होता है अनुपार्जित आय खाता, ये है ऐसा है कि ऐसा इसको समझिए कि व्यापार में भी इस प्रकार की आय है। इस आय को तो हमने प्राप्त कर लिया है, मगर इसके बदले में जो सर्विस देनी थी, जो सेवा देना था, जो मटेरियल देना था, वो अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनएकर्ड इनकम। इसके लिए जो खाता बनाया जाता है वो होता है अनएकर्ड इनकम अकाउंट्स। अब इस तरह से आगे भी है आदत व्यय खाता, ये भी हम समझ चुके हैं। आदत कमीशन खाता, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट्स, ये जितना आउटस्टैंडिंग लग रहा है सब ये पर्सनल अकाउंट में आए। प्रीपेड, जो प्रीपेड भी लग रहा है, देखिए एक शॉर्टकट अथी भी है जिसको हम समझ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह जो भी है ये सब है जो कि पर्सनल अकाउंट में आए। पर्सनल अकाउंट के अंदर में जाएंगे तो आपको जो भी बता रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव उस अकाउंट में आता है। इसी तरह से बिक्री कर देय खाता यानी सेल टैक्स पेबल अकाउंट। अब ये भी होता है कि इसको पेबल है यानी कि चुकाना है, अभी तक चुकाया नहीं गया है। फिर रिजर्व है जो कि अकाउंट होता है। हेलो, इसको समझते हैं प्रोविजन रिजर्व अकाउंट को? पूरी संचय यदि कैपिटल रिजर्व अकाउंट, फिर इसी तरह से रिजर्व अकाउंट के साथ है जो कि दूसरा एक बनाया था कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये यार इसमें है जो कि क्या प्रोविजन करने के बाद जैसे कोई चीज किसी चीज के लिए हम खर्च कर देते हैं, ये जब कोई प्रोविजन किसी चीज के लिए करते हैं कि आशंका ऐसा हो सकती है कि हमको किसी चीज में और खर्च करना पड़ सकता है, तो उसके लिए एक अलग से प्रोविजन कर दिया जाता है। प्रोविजन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट में कुछ भाग है जो कि जमा करके रखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिजर्व अकाउंट या रिजर्व खाता। इसी तरह से पूंजी के लिए भी किया जाता है। अब आगे एक देखिए, इसी तरह से जटिल में आवेगा आपको है जो कि संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, अशोध व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, ये सब है जो कि आपका अथी में है पर्सनल अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉट डेबिट्स, ये क्या होता है? थोड़ा सा और तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेनदारों के लिए छूट खाता। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे जो दूसरा है, दूसरा जो है आपका अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता है जो कि में कौन कौन से खाते आते हैं? एक आता है वास्तविक खाता और दूसरा आता है अवास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता किसे कहते हैं यानी रियल अकाउंट किसे कहते हैं? पर्सनल का आपने देख लिया कि लगभग जो कि समझ भी गए होंगे, थोड़ा सा हम जो दे दिए हैं अथी उसको पढ़िएगा समझिएगा, क्योंकि खाता का पहचान बहुत जरूरी होती है। अब पर्सनल या जो रियल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं? ऐसे खाते जो किसी वस्तु, जी हाँ बोले, कौन है? हेलो, जिसका संबंध किसी व्यक्ति में जो कि खाते होते हैं रियल अकाउंट में। हाँ वास्तविक खाते, इसको समझ गए। देखिए यहाँ पर आपको कॉमन रूप से बहुत सारे खाते आएंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ वास्तविक खाते में कि ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो तो वास्तविक खाते कहलाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, जैसे है कि कैश है, गुड्स है, फर्नीचर है ना, ये सब संपत्ति में आ रही है, स्टॉक है, लैंड है, भवन है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, खाते हैं। इसमें दो चीज मिला हुआ है, देखिए एक संपत्ति और अधिकार है ना। तो कुछ चीज रहेगा संपत्ति के रूप में और कुछ चीज रहेगा अधिकार के रूप में। अब जैसे वगैरह यहाँ पर देखिए ट्रेडमार्क वगैरह क्या है, ये है जो कि अधिकार है कंपनी के लिए। कंपनी के लिए जो ट्रेडमार्क मिलता है वो सबको यूज नहीं कर सकता, ये उसका ही अधिकार होता है। उसी तरह से उसका पेटेंट है। अब इसमें कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया है अपनी टेक्नोलॉजी से और उसे है जो कि वो ही खुद इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा, यदि वो उसने पेटेंट करवा लिया है उसका तब।
इसी तरह से गुडविल वगैरह है, उसकी प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो इसके अधिकार आते हैं। तो दो चीज को नोट कीजिएगा, संपत्ति और अधिकार, है ना, ये रियल अकाउंट में आते हैं। अब इसको यदि इसको भी हम है जो कि अति आगे विस्तार करें तो ये भी दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है जो कि कहलाता है टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा कहलाता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब टेंजिबल जो अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसको कैसे हम पहचानेंगे? इसका सीधा साथी है कि वैसी वस्तु या संपत्ति जिसको हम छू सकें, अनुभव कर सकें, या जिसका भौतिक अस्तित्व हो, वो सब है जो कि कहलाता है टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसका कि हम क्रय विक्रय भी कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका है जो कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हुआ। इसी तरह से गुड्स अकाउंट है, इसको इसका भौतिक फिजिकल इसका अति रहता है। इसी तरह से देखिए लैंड है, ये संपत्ति है, इसको भी हमें जो कि आंखों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से है जो कि मशीन अकाउंट है, भवन अकाउंट। तो आप एक देखिएगा कि आपको है जो कि इसका एक अस्तित्व नजर आएगा, है ना। इसमें फर्नीचर अकाउंट है, प्लांट अकाउंट है। अच्छा, ये प्लांट अकाउंट समझते हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लांट अकाउंट कहते हैं कि वैसा एक उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है जो कोई विशेष कार्यों के लिए या कोई विशेष तरह की वस्तु बनाने के लिए मंगाया गया हो, ये सब प्लांट होते हैं। या वैसा स्थान जहां पर है जो कि बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये प्लांट कहलाता है। ठीक है, स्टॉक अकाउंट, ये सब आ जाते हैं रियल अकाउंट। इसी तरह से मोटर गाड़ी अकाउंट, मशीनरी खाता है, टूल्स अकाउंट है, सामग्री अकाउंट है, कैश इन हैंड है, फर्नीचर है, ये सब वास्तविक है, रियल। इसी तरह से है जो कि लाइव स्टॉक होता है, जिसमें पशु पक्षी ये सब जो जीवित रहते हैं उसका स्टॉक है। स्टोर एवं पार्ट्स का खाता होता है। अब आगे देखते हैं कि इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, उसी के अपोजिट होता है। जिस तरह से वहां पर अभी बताया गया कि टेंजिबल में जिसको देखा, छुआ, जिसका भौतिक अस्तित्व हो, उसी का अपोजिट ये हो जाएगा कि जिसको छुआ देखा नहीं जा सकता है और इसका कोई वास्तविक शरीर या आकार नहीं होता है। इसे सिर्फ है जो कि इसको अन्य संपत्तियों की तरह इसके मूल्य को सिर्फ मापा जा सकता है, इनका क्रय विक्रय भी किया जा सकता है। जैसे कि आपका अभी बताया था थोड़ा सा पहले, ख्याति है, गुडविल है, किसी की प्रसिद्धि है कोई कंपनी की, ये उसका है जो कि इंटेंजिबल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पट्टे पर संपत्ति खाता, ये सब है जो कि आ जाता है आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट, वास्तविक खाता ही होता है। अब आगे है देखते अवास्तविक खाता। ये बहुत सिंपल है, इसके अर्थी को पकड़ना। देखिए इस तरह के जो खाते होते हैं, इस खाते में आप देखेंगे कि आय व्यय या हानि लाभ यही से संबंधित रहेगा। इसको इसका भी कोई रूप आकार नहीं होता है। हानि लाभ का कौन सा रूप होगा? लाभ हानि का भी कोई रूप नहीं है ना। इसको बहुत आसानी से पकड़ा जाता है वास्तविक खातों। यदि इसको भी हम दो तरह से अति कर देते हैं, तो दो अलग अलग अति से बांट देते हैं, तो एक खाता बनता है आपका व्यय तथा हानियों का खाता, यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट का खाता बनता है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा आएगा। देखिए आपका इसमें हानि और व्यय का क्लियर एकदम आएगा। जैसे सैलरी एंड वेज, ये सब है जो कि हानि है, खर्च है ना, खर्च है। इसी तरह से वेज है, ये भी हानि है, हानि नहीं इसको कह सकते, ये खर्च है, व्यय है। फिर इसी तरह से कमीशन है, जब व्यापार की तरफ से किसी को कमीशन दिया जाए, ये भी है जो कि व्यय है, खर्च है। डिस्काउंट अकाउंट है, ये भी खर्च में आ रहा है। इंश्योरेंस है, ये भी खर्च में है। रेंट अकाउंट, ये भी व्यय ही है। इंटरेस्ट भी व्यय ही है। क्रय खाता, परचेज अकाउंट, ये भी खर्च का खाता है। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड समझते हैं ना। कैरिज इनवर्ड हम उसको कहते हैं कि जब व्यापार के लिए जब माल हम है जो कि मंगाते हैं, परचेज करते हैं, तो उसको लाने में जो भाड़ा लगता है, फ्रेट लगता है,
उसी को है जो कि उसी के लिए अकाउंट बनाया जाता है कैरिज इनवर्ट करके। इसी तरह से जो बाह्य होता है कैरिज आउटवर्ड होता है, ये उस तरह के भाड़े होते हैं जब हम सामान मंगाने के बाद, माल मंगाने के बाद जब देखते हैं कि माल का कुछ माल जो है बेकार है, खराब है, तो उसको हम पुनः वापस भेजते हैं। अब उसको वापस भेजने में जो हमारा फ्रेट लगता है उसी को बोला जाता है कैरिज आउटवर्ड। अब देखिए खर्च में इस तरह से आ गया है जो कि सब्सक्रिप्शन पेड, यानी चंदा अकाउंट वाला जो चंदा दिया जाता है। इसी तरह से बैंक एक्सपेंसेस खर्च है, ये सारा आपका खर्च दिखेगा। तो इसी का अपोजिट उसका नेचर देखते हुए देखेगा, इसी में कुछ अकाउंट ऐसे हो जाएंगे जो लाभ देने वाले होंगे, तो लाभ देने वाला भी होंगे तो यही सब अकाउंट रहेंगे। तो इसको दो पार्ट में हम समझेंगे इसको, एक तो हम जो खर्च का अकाउंट के, और दूसरा देखेंगे लाभ, है ना। तो जब आय, यदि आय या लाभ का खाता रहा है तो इसी में बहुत सारा आ जाएगा लाभ के अधिक खाते बन जाएंगे। तो जब जनरल एंट्री होगी तो उस समय उसका देखा जाएगा कि नेचर वो क्या व्यापार को लाभ दे रहा है कि हानि दे रहा है, उसके हिसाब से उसका हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एक छोटा सा चीज बता देते हैं, एक नियम है, उसको आपको अथी में भी नोट कर लीजिएगा। उसमें है नियम दिए हुए है, जो पर्सनल अकाउंट है उसका नियम ध्यान रखिएगा कि उसमें पर्सनल अकाउंट में पाने वाले खाते को हम डेबिट करते हैं और देने वाले खाते को हम क्रेडिट करते हैं। ये आपका पर्सनल अकाउंट का नियम, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि वास्तविक खाते का क्या नियम। तो वास्तविक खाते में देखिएगा कि वहां पर आ रहा था सब संपत्ति वगैरह, संपत्ति और अधिकार। तो इसमें क्या है कि व्यापार में जब संपत्ति आती है तो उस खाते को हम डेबिट करते हैं, अब व्यापार से जब संपत्ति जाती है तो उस खाते को हम क्रेडिट करते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा आ गया आपका है जो कि अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता में उसका नियम यह है कि उसमें दो चीज आया था, एक लाभ हानि का, व्यय और हानि का। बस एक 2 मिनट और है। हेलो, उसमें देखिए आप पढ़े थे अवास्तविक खाता में अवास्तविक आय व्यय या हानि लाभ के खातों को कहा जाता है। तो इसमें जितना भी हानि और व्यय रहेगा उसको डेबिट किया जाता है, और जो लाभ रहेगा व्यापार के लिए उसे हम क्रेडिट करते हैं। यही 3 गो है नियम डेबिट क्रेडिट का। खातों की पहचान कर लेना और इसके नियम के आधार पर है जो कि उसको हमको डेबिट करना। तो हम 2-3 गो है जो कि एंट्री लिखे हैं, आप जल्दी जल्दी बोलेंगे क्योंकि समय नहीं है, अब समय है जो कि समाप्त होने वाली है। अब जैसे कि दूसरा फर्नीचर नगद खरीदा, इसमें कौन कौन से खाते हैं। हेलो, फर्नीचर और हाँ जल्दी जल्दी। फर्नीचर अकाउंट और में कैश अकाउंट। कैश, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट को हम किस स्थिति में लाएंगे कैटेगरी में खाते के, कौन सा खाता फर्नीचर ये? अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ डेबिट, और ये हो जाएगा खेती। सही है एकदम। मजदूरी दी, अब इसको बताइए इसमें कौन कौन से खाता है। मजदूरी दी, जब आपके व्यापार में कोई मजदूर काम कर रहा है उसको मजदूरी दिया गया है, तो इसमें कौन कौन से खाता बनेंगे। अरे 2 चीज तो बनेंगे ना, कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट। मजदूरी बेच ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वही चीज है। तो अब इसमें ये बताइए कि मजदूरी खाता कौन सा अथी में आएगा खाता की कैटेगरी में। ये 3 गो खाता में हम जो किए मजदूरी नॉमिनल अकाउंट में आएगा मजदूरी। हाँ, अब ये आ जाएगा नॉमिनल में, अवास्तविक खाता में आ जाएगा। तो ये इसको क्या करेंगे, ये चूंकि है जो कि हानि है ना, मजदूरी दे रहे हैं तो लॉस हो रहा है व्यापार को, तो ये डेबिट हो गया। और कैश अकाउंट है जो कि क्रेडिट हो गया। बहुत अच्छे, अच्छी तरह से समझ रहे हैं इस चीज को। क्योंकि ये है जो कि अब इसको है जो कि थोड़ा सा और अति से करिए पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, है ना। थोड़ा बहुत है जो कि इसका अति दे दिया कि आप खातों की पहचान करना बढ़िया से समझ, उसके बाद है जो कि आप आराम से जो कि जनरल एंट्री भी हो जाएगा। जनरल एंट्री हो जाएगा तो ऐसा फाइनल अकाउंट में वैसा बहुत सारा चीज है। परेशानी कहाँ होती है कि जब हम खातों की पहचान नहीं करते हैं तो हमको वहां पर दिक्कत होती है कि कौन सी खाते को डेबिट करना और कौन सी खाते को क्रेडिट करना। जब यहीं पर है जो कंफ्यूजन हो गया तो उधर तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोविजन वगैरह भी रहता है। ठीक है, तो भाई आज तो है जो कि समय पूरा हो रहा है,
कल आएंगे तो थोड़ा हम जनरल एंट्री भी कराएंगे और बैंक रिकंसिलिएशन भी कराएंगे, जहां तक होगा वहां तक है जो भी आगे करें। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नवीन सर का क्लास अच्छा रहा। कुछ फैकल्टी आते हैं जो थोड़ा अच्छा क्लास लेते हैं, मन लगता है, हमको भी मन लगता है। जब हम लोग सीखने लगते हैं ना तो लगता है कि हाँ चलिए मेहनत सफल हो रहा है। अब देखते हैं कि कई लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बोरिंग जैसा क्लास भी रहता है तो थोड़ा सा हमारा भी मन उदास हो जाता है। जैसे होमवर्क जरूरी है, घर से कुछ होमवर्क करके जो भी लोग आए हैं उनका क्लास अच्छा हुआ है, पर जिनका भी होमवर्क नहीं आया, हम तो एक सप्ताह पहले भी रिमाइंड कराते हैं, एक दिन पहले रिमाइंड कराते हैं। अब उसके बाद भी अगर लोग ना करें तो फिर हम क्या कर सकते हैं। कई लोगों को फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बोलते हैं कि सर आज आप आइए, कुछ मटेरियल लेके आइए, ताकि जो हमारे छोटे भाई हैं उनको कुछ बेनिफिट हो पाएगा। तो सर का जो हमको अपलोड कर दीजिएगा। शेयर पहले हो चुका है आपका, हमको लगता है। होता है, हाँ ठीक सर। नोट्स तो बना नहीं पाए, जो भी है ना वो कुछ WhatsApp में भेज सब्जेक्ट्स देना ऐसे सर। होते हैं सर जिनके विषय में हम लोग को कुछ जानकारी नहीं होती है। क्या बोले? हेलो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में पहले से हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, जैसे कि आज फाइनेंस पढ़ाया गया था, तो उसके बारे में हम लोग पहले से कुछ जानते नहीं हैं, और उसके बारे में अचानक से क्लास में पहली बार पढ़े तो उतना ज्यादा ये क्लियर नहीं हो पाता है। अगर उसके लिए अगर पहले से कोई नोट वगैरह दिलवा दिया जाए लोग जी, जो पढ़ाने आते हैं तो उनको उसी समय टोकिए के साथ थोड़ा बेसिक चीज भी बता दीजिए, तब ना वो फिर आगे कंटिन्यू हो पाएगा। वो चीज एकदम पहली बार मिलता है लाइफ में ही तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए अगर पहले से अगर नोट्स दे देंगे तो हम लोग कुछ अपने से भी पढ़ के रखेंगे, तब पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। ये देखिए, अब वो जो आ रहे हैं इंस्ट्रक्टर, उनको तो हम बोल ही सकते हैं ना कि भाई आप प्रोवाइड करा दीजिए। अब वो अगर जी नहीं सर। करें तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल सर। आज वाला तो हम दे चुके हैं, और सर एक बुक के बारे में बताना चाह रहे थे कि इसके बारे में बताना है। बुक तो ये एसके सिंह का बुक है, एसके सिंह अकाउंटिंग अकाउंटेंसी है। अभी तो खैर आपको इतना ही तक में ध्यान रखना, परीक्षा है 11 तारीख को है ना सर? एग्जाम कब है आप लोग का? कब है एग्जाम? 10, 11, 12। तो ये सब बुक नहीं चलेगी, अभी टाइम नहीं है ना। आपको जितना ये दिया जा रहा है उतना ही तक, क्योंकि देखिए जो परीक्षा में आता है चीज उसी के अनुसार तैयारी होनी चाहिए, पूरा ज्यादा ग्रंथ होने से क्या। हाँ, 2-3 चीजें जो कि 4-5 चीजें थे, आप पिछले साल पिछले बार जो आया है क्वेश्चन उसे देखे हैं बुक कीपिंग का? हाँ सर, देखे हैं सर। उसमें क्या क्या चीज रहा है? उसमें तो बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था और कोई गारंटी नहीं है कि पैसा देगा लोग। क्या चीज है? आवाज बड़ा पिछला बार तो एडजस्टमेंट भी नहीं था। एडजस्टमेंट था उसमें, फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं दिया था, बस ऐसे एक बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट आपको दिया हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछ लेता है, वो फाइनल अकाउंट का ही एक हिस्सा होता है। उसको भी देख लेंगे, है ना? सर कल नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनता है सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनता है इनकम एंड रिसिप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो भी एक दिया हुआ था। अच्छा, इनकम है क्या क्या दिया हुआ था? हेडिंग क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए दिया था। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो तो लाभ हानि बनाने के लिए दिया हुआ। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको इसको पर ज्यादा नहीं करना है, खाता का सर आपकी आवाज दूर से आ रही है, आपकी आवाज दूर से आ रही है। हाँ, कह रहे हैं कि ये आप यदि जैसे आप खाता को बना करके जनरल एंट्री जितना बढ़िया से बनाइएगा और जितना शुद्ध बनने लगेगा वो बहुत आसानी से बनने लगेगी, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है। आप ट्रायल बनाए बैलेंस बनाइएगा, अब ट्रायल बैलेंस बनाइएगा तो जितना भी है जो कि प्रत्येक कैश का है जो कि या जो भी खाता है उसका ट्रांसफर है जो कि कर करके एक जगह उसका शेष को इकट्ठा किया जाता है, वो बहुत इजी से है जो कि बना जाता है।
ठीक है ना, वही आप इसको प्रतिकर करके जो अभी बताया है इसको बढ़िया से समझिए और जितना जनरल एंट्री बनाइए आप फाइनल स्टेटमेंट बहुत आराम से पहुंच जाइए। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी लोगों का, सब लोग अपना क्लास को अच्छे से ढंग से अटेंड किए। धन्यवाद सभी का। थर्ड सेशन हम लोग एंड करें। जी हाँ सर। सर, धन्यवाद सर। जी सर, बंद कर। लेकिन फीडबैक का हमको सबसे है, सब लोगों को करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर कल फर्स्ट सेशन में। ओके सर।